testing video first and then we'll go live. And give me 5 minutes to go live, friends. Why? तब तक के मैं चाहूँगी कि आप सब लोग जो हमने पीछे के 3 लेक्चर्स दिए हैं या बातें की हैं उनके बारे में आप ध्यान से देखें कि उनमें क्या क्या आपको समझ आया, क्या क्या नहीं आया. तो आज हम करने वाले हैं 5 शीट्स. दीज हमारे पंच महाभूत तत्वों के जो कोश बनते हैं वो हमारे जीवन को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे. सो आर यू रेडी? आई होप आप जब बैठते हैं तो अपनी कॉपी पेंसिल लेकर साथ में बैठते हैं. लेट मी रीड दिस थिंग. बैठते हैं या नहीं बैठते हैं? सो आई विल सी यू आफ्टर 5 minutes. दिस वॉज अ टेस्टिंग वीडियो. आई एम गोइंग लाइव ऑन पंच महाभूत तत्वस एंड हमारे जो शरीर के ऊपर 5 कोश हैं, हमारे शरीर को जो शक्ति देते हैं, जिनके द्वारा हम पूरी की पूरी जिंदगी को भोगते हैं, वो 5 कोश जो हैं आज हम उन पे बात करेंगे. उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनके द्वारा हम दुनिया को कैसे भोगते हैं, और वही एक हमारे लिए साधन है जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए, जैसे वो आपकी स्टेप होती है ना, गेम्स में होती है, लेवल्स होते हैं आपके, तो एक एक को कैसे पार करना है, व्यवस्थित करना है, आज हम उस पर बात करेंगे. तो आफ्टर 5 minutes एग्जैक्टली आई विल बी विद यू. थैंक यू. That's nice. Friends, I'm watching you. मुझे आप ये बताएं साथ में कि आपको आज क्या, इसके साथ साथ आपको क्या लगता है, आप बताएं अपने कमेंट सेक्शन में कि हमारे 5 कोश क्या हैं एंड व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दैट, और हमें कैसे पता चलता है कि जो हमारे कोश हैं वो व्यवस्थित नहीं है. कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. और जो आपकी जो लाइफ की जो समस्या है, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू सॉर्ट देम आउट. आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, व्हाट्सएप तो नहीं, मैं ईमेल कर सकते हैं और सवालों के जवाब वहाँ पर ले सकते हैं. आई अंडरस्टैंड ह्यूमन लाइफ है तो सवाल तो होंगे ही, एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी कि हम आपकी बातों का जवाब दें. फॉर द टाइम बीइंग, नमस्कार मुकेश नारायण जी. अभी हम 5 महाभूत तत्व और 5 जो हमारे कोश हैं उनकी बात करेंगे. राइट? Okay, so let's go live. I think we are already live. So I was just waiting for you people कि आपने वो निकाल लिया कि नहीं निकाला. मेरे को भी अपना वो 1 मिनट कमेंट्स का मैं सेक्शन साथ साथ में पढ़ती जाऊंगी, so that it helps me to guide you people better. Okay, so we are now going to So okay. I'm happy. So मैंने यहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी हैं, उसमें से कुछ कर्मयोग की रखी है, कठोपनिषद रखा है, वेद व्यास जी का भाष्य रखा है, नो योर साइकिक टाइप बुक रखी है, मैंने 4 एलिमेंट्स की बुक रखी है, मैंने बहुत सारे उपनिषद 108 हमारे जो उपनिषद हैं उनकी किताबें रखी हैं. एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं 5 जो हमारे कोश हैं उनकी हम बात करने वाले हैं. तो जो कोश मीन्स, अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो कोश क्या होता है? कोश इज खजाना, मीन ट्रेजर. एक खजाना जो हमारे पास है, हम उसकी बात करें तो हमारे पास 5 खजाने दिए हैं हमारे, और हमारे पास उनकी चाबियां हैं या नहीं हैं. हाउ डू दे इफेक्ट अस, हमारी ज़िंदगी को वो इफ़ेक्ट कैसे करते हैं. सो
एंड अनदर थिंग, जैसे मैं रोज़ पूछती हूँ आपसे, एक बार मुझे कोई भी आप में से, चिराग जी बताएं या कोई भी बताए कि कैन यू हियर मी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो प्लीज़ लेट मी टेस्ट। कई बार क्या होता है कि मुझे मालूम ही नहीं पड़ता मेरा ऑडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो जस्ट हेल्प मी। मुकेश जी नमस्कार, मुझे प्लीज़ एक बार बताएं कि आपको मेरी आवाज़ सुन रही है, येस और नो करके बताएं प्लीज़। ओके, ऑलराइट, आई थिंक सुन ही रहा। सो हम बात करते हैं सबसे पहले अन्नमय कोश की। अन्न माने जो फूड से सब कुछ बनता है, खाने से हमारा जो शरीर बना है, फिजिकल बॉडी जिसको कहते हैं, स्थूल शरीर जिसको कहते हैं। तो हमारे जो ये 5 शरीर हैं, सबसे पहले नंबर पर, सबसे ग्रॉस लेवल पर जो हमें दिखता है, ग्रॉस माने जो हमें दिखता है, स्थूल है, कॉन्क्रीट है, इसकी शेप है, इसकी शक्ल है, वो जो हमें दिखती है, हम उसे अन्नमय कोश कहते हैं। तो अन्न क्या क्या है? हमारे ग्रेन्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट हो गए, कुछ लोग बाकी चीज़ें भी खाते हैं। तो वो सब खाने के साथ साथ हमारे जीवन, ये जो बॉडी है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। और इसके जो फूड का जो एसेंस निकलता है, उसका जो जूस निकलता है, उसमें से जो तत्व निकलता है, उसमें से जो ताकत निकलती है, वो हमारे अंदर का जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो हमारे फूड को पचाकर हमारी रगों में पहुंचाता है और हमारे ब्रेन में वो ऑक्सीजन बन के जाता है, ग्लूकोज बन के जाता है, हमारा खून जो है उससे ताकत लेता है। तो ये सारी चीज़ें शक्ति देती हैं हमारी नसों को, फिर हमारी नर्व्स को, हमारी जो अंदर नाड़ियाँ हैं उनमें शक्ति जाती है। इवन हार्ट को भी झड़कने के लिए, जैसे पेट्रोल डालना होता है इंजन में, इन पंप के फायर में, कोई भी चीज़ को चलने के लिए इंजन को ताकत चाहिए होती है। जैसे हमें फूड चाहिए, वो हमारा भोजन है, ऑयल है हमारे लिए। तो इसी तरह से जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं, उन सबको भी भोजन चाहिए, और उसका बेस भोजन जो है वो है फूड। इसको हम अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं, भू तत्व, मिट्टी का तत्व, भू। एंड जब हम कुंडली की बात करें तो हमारा जो पहला खाना है, असेंडेंट जो हमारा होता है, वो आपका जो होता है कि हाउ डू यू अपीयर टू द वर्ल्ड। आपकी जो आपके बाल है, आपकी जो शरीर की बनावट है, आपकी आंखों की बनावट है, आपके नाक की बनावट है, जो फिजियोनॉमी में आता है सारा कुछ, वो हमारी फर्स्ट हाउस असेंडेंट से कुंडली में पता चलता है कि मैं स्कॉर्पियो हूँ, मैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हूँ, या मेरा जो भी लगन है लियो है, तो बिल्कुल शेर जैसा उसका माथा होगा, बाल भी वैसे होंगे। और मंगल का अगर लगन आ जाएगा, एरीज आ जाएगा, मेष राशि आ जाएगा, तो थोड़ी सी चेहरे पे लालिमा आ जाती है ना। तो जैसे चंद्रमा है तो गोल गोल मुंह वाला होगा। कैंसर लगन वाले जो हैं, मोस्टली माँ से भी उनकी शक्ल मिलती है शायद, आई थिंक आई हैव सीन इन मैनी केसेस। सो अन्नमय कोश जो हमारा जो शरीर है, वो अर्थ एलिमेंट का बना हुआ है। जब ये बिगड़ता है तो वी विल टॉक अबाउट दैट। आई विल फर्स्ट लिटिल बिट टेल यू अबाउट ऑल दी कोशास, जितने हमारे 5 कोश हैं। तो पहला तो हो गया अन्नमय कोश, दूसरा हो गया हमारा शलाई। मुझे लिखने की जरूरत है कि आई थिंक यू इट इज अंडरस्टूड, जस्ट अ मोमेंट। या नमस्कार, न्यू कमेंट्स। ओके, सो दूसरा हमारा जो कोश आता है, पहला हो गया अन्नमय, दूसरा है, तो हम और भी क्या खाते हैं, हम नाक से क्या खाते हैं डेली, सांस लेते हैं, और सांसों के ऊपर सवार होकर हमारे अंदर प्राण आता है, प्राण शक्ति। सांस प्राण नहीं है, सांस जो है इट इज अ कैरियर फॉर द प्राणा। प्राण भी 5 तरह के होते हैं। तो वो हम एक हनुमान जी के साथ बात जुड़ती है, जैसे 5 उनके फेसेस बताए जाते हैं। मारुति हैं, पवन पुत्र हैं, तो उनकी जो 5, जैसे अपान व्यान एंड ऑल दोस प्राणास, वो जो प्राणा बॉडी है हमारी, जो हमारा प्राणों का भोजन है, उससे हमारा क्या बनता है, प्राणमय कोश। और फिर उसके बाद हमारा आ जाता है मनोमय कोश, जो कि हमारी मेंटल शीत है, हमारी इंटेलेक्चुअल कैलिब्रेशंस है, हमारा जो अग्नि तत्व है, उसमें वी थिंक अबाउट थिंग्स, हम सोचते हैं, हमारी सोचने की शक्ति है, जो वो मनोमय जो मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश इज द 4th लेयर। मनोमय मैं जो बात करी वो 3rd लेयर है, दैट इज मन,
दैट इज़ द लेयर ऑफ इमोशंस एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन वाटर। वाटर जैसे 4, 8, 12 राशियाँ पानी की राशियाँ हैं, तो ये जो है हमारा प्राणमय कोश के बाद जो मनोमय कोश है वो हमारा फायर जो एलिमेंट है उसका एलिमेंट पानी का रहता है। और उसके बाद हमारा आता है इंटेलेक्चुअल कोश जिसको हम बोलते हैं विज्ञानमय कोश। तो इसमें जो विज्ञानमय कोश है वो हमको एक हमारे अंदर जो मेंटल फैकल्टी है, एयर एलिमेंट है उसके अंदर, जैसे हम टैरो की बात करें तो उसमें हमारे जो सोर्ड्स वाले सारे के सारे सूट्स हैं दे बिलोंग टू इंटेलेक्ट, दैट इज दे आर दी एयर साइंस। और जो जितना भी हमारे जो फायर है वो वॉन्ड्स हो गए जैसे, और हमारी कुंडली में 1, 5, 9 जो राशियाँ हो गई जैसे 1, 5, 9 जो घर हो गए वो फायर साइंस हो जाते हैं। खैर अग्नि तत्व जो है वो क्या करता है, वो जो है अग्नि तत्व हमारे which is the Agni Tattva. Agni Tattva is the one Tattva which is the one which burns everything. जो हम इंटेलेक्ट की एयर है, अगर उससे अग्नि को जलाएंगे, अंदर की ज्ञान की अग्नि के लिए एयर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप देखिए हम हवा मारते हैं चूल्हे में, फूंक करके मारते हैं तो अग्नि और प्रज्वलित होती है। तो एयर जो है अगर इंटेलेक्ट से अंदर की अग्नि को जलाया जाए तो जो अग्नि का एलिमेंट है दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव एलिमेंट। अग्नि के अंदर आप कुछ भी डाल दें वो वापस सेम शेप पर नहीं आएगा। अब जैसे अगर मैं अग्नि के अंदर लकड़ी डालती हूँ तो वो ठंडा होने के बाद भी लकड़ी नहीं बनेगी, उसके बाद वो राख बन जाएगी। और जैसे बाकी एलिमेंट्स जो हैं जैसे पानी है वो जम जाता है, फिर से डी फ्रीज हो जाता है, या भाप बनता है तो फिर बारिश बन के फिर से नीचे आ जाता है। बाकी के सारे तत्व जो हैं वो वापस अग्नि शेप में आ जाते हैं, लेकिन अग्नि तत्व जो जिस चीज़ को अगर वो संभाले अपने अंदर तो उसे वो बदल के भेजता है। तो हमने अपने अंदर की अग्नि को जलाना है। तो अग्नि जो है वो हमारे अंदर के व्यसनों को साफ कर देती है। जैसे हमने देखा है चाय की छलनी अगर उसके छेद बंद हो जाए तो हम उसको गैस पे या आग पे सेकते हैं ताकि उसके बंद जो छेद हैं वो राख हो जाए, सब उसमें से जला हुआ जो है, और उसे हम धोकर साफ कर लें। तो अग्नि किस चीज़ की है? दिस इज़ द शीत फायर, दिस इज़ द हमारे अंदर की हमारा जो मन है, अगर हम उसे साध लें, उसकी साधना कर लें और इंटेलेक्ट की सहायता ले लें तो हम अपने सारे शीट्स के द्वारा गुजर सकते हैं। तो फूड का हो गया, वाइटल एलिमेंट का शीट हो गया, मेंटल एलिमेंट हो गया हमारा, और हमारा इंटेलेक्चुअल हो गया, और एक उसके बाद हमारा आता है आनंदमय कोश। दैट इज़ द ब्लिस, दैट इज़ व्हाट एवरीबडी इज सीकिंग, सत चित आनंद। हम सब उसी को ढूंढ रहे हैं कि मेरे जीवन में कब सत्य आएगा। तो इन कोशों को कैसे पता चले कि आपके जो तत्वाज हैं वो ठीक हैं या नहीं हैं? तो सारे के सारे तत्व को बहुत इजी और सिंपल चीज़ है समझना कि हमारे जितने भी चक्रास हैं बॉडी में, चक्रास जो हमारी बॉडी के होते हैं वो रीढ़ की हड्डी के साथ साथ हमारी बॉडी में जितने डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, अगर बायोलॉजिकली देखें, एनाटॉमिकली देखें, तो हमारे जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं वो जो है वो सारे के सारे जहाँ पे प्लेक्सेस बनाते हैं, जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, जहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो आपने सबने नाम चक्रास का सुना होगा। तो वहाँ से जो वो गुजरते हैं तो वहाँ पे एनर्जी एक्टिवेट होती है एक फनल की तरह। हमारे सामने वाले चक्रास जो हैं वो एनर्जी अंदर खींचते हैं, हमारे पीछे वाले जो चक्रास हैं वो एनर्जी देते हैं। दैट मीन्स वी इनटेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रंट एंड वी जस्ट, जो हम दे रहे हैं वो हमारे पीछे से जो चक्रास हैं वो एक दूसरे को फेस करते हैं बैक टू बैक। तो ये जो चक्रास हैं वो उसमें सारे के सारे तत्व हैं हमारे, और उसमें कलर्स कौन से हैं? विबग्योर, हमारे जो इंद्रधनुष के कलर्स हैं वो सारे इन चक्रास में दिखते हैं 7 चक्रों में। तो अगर हम वायलेट, इंडिगो, ब्लू, विबग्योर, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड की बात करें तो पहले तो ये बात कर लेते हैं कि जो हमारे ये कलर्स हैं ये होते क्या हैं। कलर होता है लाइट ट्रैवलिंग टुवर्ड्स यू एट अ फ्रीक्वेंसी, बहुत ही ग्रॉस फ्रीक्वेंसी है, बहुत स्लगिश है, बहुत स्लो चलने वाला है, तो वो लाल रंग दिखता है। जब सूर्य किरणें हम तक पहुंचती हैं और जो उसकी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो जाए तो वो ऑरेंज कलर की हो जाती है, थोड़ी और फ्रीक्वेंसी उसकी हाई फ्रीक्वेंसी हो जाए तो वो पीले रंग की हो जाती है।
पीला रंग इंटेलेक्ट का रंग, जुपिटर का रंग ज्ञान का रंग, उसके ऊपर हरा रंग, प्रकृति की हरी हरी पत्तियों जैसा हरा रंग जो है वो हमारा बुद्ध का कलर जो है, बुद्धि, इंटेलेक्ट। और उसका हृदय स्थान है, प्रेम का स्थान भी है। तो कहते हैं कि जब प्यार शर्तों पे होता है तो गुलाबी रंग का होता है, और जब बिना शर्तों के होता है तो हरा, प्रकृति की तरह होता है, जो सवाल नहीं पूछता, केवल प्रेम करता है, केवल देता है। जब आप प्रकृति की तरह देना सीख जाते हैं, जब आप अनकंडीशनली लव करते हैं, तो दैट मीन्स आपका जो हार्ट चक्र है वो पूरी तरह से खुला हुआ है। आपका जो ये कोश है उससे आप धन बांट भी रहे हैं, समेट भी रहे हैं। देन वी हैव आवर कंठ चक्र विच इज़ लाइक वी को ब्लू कलर होता है, आसमान के नीले रंग जैसा होता है, विशाल होता है। और अगर ये चक्र हमारा व्यवस्थित होता है तो हम बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर अव्यवस्थित होता है तो सांस की बीमारी हो सकती है, हकलाना हो सकता है, बोल नहीं पाते हैं, अपनी बात नहीं कहते हैं, अंदर निगल लेते हैं अपनी सारी बातों को हम। सो ये चक्र हमें पता चलता है ये बैलेंस है, ये वाला तत्व कि नहीं, एयर। देन वी गो टू द थर्ड आई, दैट इज़ द इंडिगो, जैसे मोर पंख का नीला रंग, नील रंग होता है। तो ये हमारा कनेक्शन टू द हायर सेल्फ होता है, और हम त्रिकालदर्शी हो जाते हैं जब हमारे ये चक्र बैलेंस होता है, थर्ड आई वाला। और उसके ऊपर सहस्रार चक्र है, ये हमारा डायरेक्ट कनेक्शन टू द परमेश्वर तत्व के साथ है। तो वहाँ पर जाकर वाइट हो जाता है, लाइट लाइक हो जाता है। इससे ऊपर भी आप जा सकते हैं। 7 चक्रास की 7 मोर लेयर्स हैं, और हर लेयर और हर चक्र में एक लेयर ग्रॉस से सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म तक जाती है। जब हम बोलते हैं ना वो ऊपर जाना है, ऊपर वाला जाने, तो वो हम अपनी हायर सेल्फ की बात कर रहे हैं कि दैट मी विच इज़ नो लॉन्गर ग्रॉस, जिसने अपने अंदर ज्ञान की अग्नि जला जलाकर अपनी सारी शीट्स को क्रॉस कर लिया है। मैं ही हूँ, सीढ़ी तो एक ही है ना, उसके रंग्स होते हैं, उसकी लैडर के रंग्स होते हैं। रंग्स इस पहली पौड़ी का पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा, सीढ़ी तो एक ही है, तो हम तो एक ही हैं। तो हमने क्या, जो हमारे जो ये जो कोश है, जैसे पृथ्वी तत्व कोश है, वो हमारा रूट चक्र होता है, हमारा नीचे मूल आधार चक्र होता है। रूट माने जो हमारा, जैसे पेड़ की जड़ जितनी मजबूत होती है, यू आर सो रूटेड देयर कि आपको आगे आने वाली आंधी वांधी ट्रॉमा कोई हिला नहीं सकता है। बहुत जल्दी से हम विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं, बेचारे बन जाते हैं, रेस्क्यूअर्स की वेट करते हैं, कोई आए और मुझे बाहर निकाले, प्रॉब्लम फोकस्ड हो जाते हैं, रोते रहते हैं, अपने ऊपर टैग्स लगाते रहते हैं। तो दैट मीन्स आपका जो अन्नमय कोश का जो मेन अर्थ एलिमेंट है, वो प्राण, वो मतलब कि वहाँ का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है। क्योंकि देखिए पता कैसे चलता है कि जो आपका अन्नमय कोश है, जो आपका स्थूल शरीर है, वो बैलेंस्ड है कि नहीं, वो हेल्दी है कि नहीं है, कि जल्दी से आपको डिजीज़ पकड़ लेती है, आपकी जो अंदर से इतनी शक्ति नहीं है कि आप अपने आप को बचा पाएँ, तो हेल्दी डाइट नहीं खाएंगे, शरीर को पूरा रेस्ट नहीं देंगे, तो वो हमने साफ कैसे करना है वो हम आगे बताते हैं। तो ये अगर आपका रूट चक्र अव्यवस्थित है, अगर आपका मूल आधार, अगर आपका अर्थ एलिमेंट, अगर आपका अन्नमय कोश का बेस जो है वो अगर ठीक नहीं है, तो क्या होता है, पहले तो ये समझ लें कि अगर ठीक होता है तो कैसे होता है। मूल, अगर किसी पेड़ का जो जड़ है, रूट जो है अगर मजबूत हो, लंबी जड़ी फैली हो, उसके ऊपर कोई कंक्रीट ना रखा हो, उसने ढेर सारा पानी और अपनी जड़ों में खूब सारी खाद, लाइफ एनर्जी समेट कर रखी हो, तो देखिए तना कैसे बड़ा होता है, और फिर उसमें कैसे ब्रांचेज आती हैं, उसमें फिर पत्ते निकलते हैं, पत्तों के बाद उसमें फल आता है, फ्रूट आता है, पहले पुष्प आते हैं, फिर फ्रूट आता है, तो वो खिल जाता है, झुक जाता है फ्रूट के साथ, बांटने लगता है दूसरों को। और एक तरफ वो वृक्ष है जिसकी जड़ें ही मजबूत नहीं, इधर से हवा आई उसने इधर हिला दिया, उधर से आई उसने इधर हिलाया, किसी ने पकड़ा ऐसे करके उखाड़ के फेंक दिया, कोई ऊपर से गुजर गया तो वो ढह गया। तो वो उसकी जिसकी जड़ मजबूत है, जिसका रूट चक्र मजबूत है, तो वो क्या होता है, व्यक्ति, उसके जीवन में कोई भी अभाव नहीं होता है, अभाव नहीं होता है, कमी नहीं होती किसी तरह की, उसके जीवन में अबंडेंस होता है, ऐश्वर्य होता है, ढेर सारा, मतलब ना उसको समय धन का अभाव होता है, ना ज्ञान धन का अभाव होता है, ना प्रेम धन का अभाव होता है। अगर आप अच्छे से रूटेड हैं,
अच्छे से आपका जो अन्नमय कोश हृष्ट पुष्ट है, आपका रूट चक्र अगर बराबर है, अगर आपका अर्थ एलिमेंट बराबर है, तो आप देखिए आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होगा। आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे समय नहीं मिलता, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं क्या करूँ, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, मेरे पास ज्ञान ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास गाड़ी ही नहीं है, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, वस्त्र नहीं। मतलब आप नहीं है जो है वो बहुत कम कर देते हैं। अगर ये चक्र बैलेंस है तो आपके जीवन में मटेरियल वर्ल्डली कंफर्ट्स का कोई भी अभाव नहीं रहता है। आप बीमार बहुत कम पड़ते हैं, यू आर वेरी हेल्दी, यू आर वेरी चर्पी, यू आर फुल ऑफ एनर्जी। आप दौड़ दौड़ के, जिसको कहते हैं ना, घोड़े की तरह काम कर सकते हैं आप पूरी तरह से। जैसे हमने बात की थी जो हमारी सेंसेस हैं, 5 सेंस, वैसे तो हमारी बहुत सारी सेंसेस हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, जो हमारी ये जो आंखें जो देखती हैं, हाथ जो छूते हैं, स्किन जो हमारी टच वाली है, तो ये जो सेंसेस हैं ये हमारी घोड़े हैं, इनके द्वारा ही हम इधर उधर भागते रहते हैं। और लगाम क्या है? लगाम मन है, माइंड जो है वो लगाम है। अगर माइंड ढीला हो गया, अगर माइंड ही नॉटी हो गया, तो घोड़े भी इधर उधर दौड़ेंगे। लगाम ही ढीली हो गई, अगर माइंड ही ढीला हो गया, तो माइंड को फोकस करने के लिए कृष्ण चाहिए, कृषि करना होता है। कृष्ण मीन्स जो कृषि कर दे, जो लाइन खींच दे, जो एक नई एक लकीर खींच दे कि अब पानी यहाँ से यहाँ जाएगा, पॉइंट ए टू बी जाएगा, फोकस्ड कर दे जो हमको, वो कृष्ण है ना। जिस समय जहाँ हो वो सब काम करो। अर्जुन, अभी तुम युद्ध क्षेत्र में खड़े हो, तुम्हारा काम केवल युद्ध करना है, कर्म की चिंता करो, फल की चिंता मत करो। जैसे बड़ी सहज सी बात है कि आपको मालूम है कि जब युद्ध समाप्त हो गया, वो विजेता हो गए, तो फिर उसके बाद वो रूलरशिप के बाद जब उन्होंने सबने स्वर्ग लोक में जाना था, तो पहले उनको बोला कि अब आप अश्वमेध यज्ञ, पता नहीं कौन कौन से अनुष्ठान उनसे कराए गए, इनसे मंत्रोच्चारण कराया गया कि आपको स्वर्ग में जाने से पहले ये सब करना है। यू किल्ड, आई मीन जो भी आपको मन में प्रायश्चित हो रहा था, गिल्ट हो रहा था, वॉट एवर, दे वॉन्टेड टू डू दैट बिफोर गोइंग टू स्वर्ग। तो जब कृष्ण जब पांडव इतना सब पाठ पूजा करने के बाद वहाँ गए, आपको मालूम है वहाँ कौन बैठा था? पहले वहाँ दुर्योधन बैठा था। तो दे वर वेरी सरप्राइज, इज इट सखा? अभी कृष्ण, भाई ये क्या बात है, ये आपने क्या किया हमारे साथ, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ था, जिसकी वजह से जब मैंने अपने अपनों को मारना पड़ा, इतना मैं विचलित हो गया, वो व्हाट इज दिस? उसका रचयिता, उसको करने वाला जो बैठा है, वो तो हमसे पहले स्वर्ग में बैठा है। कृष्ण ने कहा देखो ऐसा है, उसको कोई डाउट नहीं था कि वो केवल एक रोल प्ले कर रहा है, और उस रोल प्ले करने के कॉन्सिक्वेंस सहने के लिए वो तैयार था। ठीक है, तो जैसे उन्होंने, इसी से लगी हुई एक और बात है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई हैव हर्ड, दैट कुंती गांधारी फेल्ट वेरी बैड। कृष्णा को उसने बोला कि मैंने भावावेश में आके तुमको कर्ज कर दिया कि जाओ तुम्हारा सारा का सारा जो वंश है वो समाप्त हो जाए, जैसे तुमने मेरे पुत्रों को समाप्त कर दिया। आई वॉन्ट टू टेक माई वर्ड्स बैक। वो मेरी मदर की पेन थी, आई नो इट वॉज बैड था, वो जो भी था, पर मेरा पुत्र थे मेरे, वो मैं माँ हूँ, है ना। और माँ ने अपने आवेश में आपको कर्ज कर दिया कि आपका जो है वंश का नाश हो जाए। तो कृष्णा सेड कि देखिए आप बिल्कुल भी इसकी चिंता मत कीजिए, ये इसी तरह से होना था, बिकॉज मेरे वंश का तो क्या, समय के बदलने का भी समय आ गया है, कल ही आने वाला है, तो उसके लिए मेरे वंश का समाप्त हो जाना भी एक उसकी कड़ी बनता है। सो जो भी हो रहा है, जिस क्षण में हो रहा है, इट इज़ ऑलरेडी इन द ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट को आप कंक्रीट कितना बनाते हैं वो आपके इंटेलेक्ट के ऊपर है, आपके विजडम के ऊपर है, आपके एफर्ट के ऊपर है, पुरुषार्थ के ऊपर है। तो बात पुरुषार्थ की आ जाती है फिर से कि जब आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, जब जैसे हमने कहा था जो 4 आश्रम का पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ क्या एफर्ट है, अर्थ धन कमाने का है, अपना धर्म की स्थापना, अपना रोल को करने का है। तो ये जो जितने आश्रम थे, ब्रह्मचार्य आश्रम एंड गृहस्थ आश्रम, हमने वानप्रस्थ आश्रम की बात की थी, फिर हमने संन्यास आश्रम की बात की थी। तो इन सब में श्रम करना पड़ता है, पुरुषार्थ तो करना पड़ता है ना, एफर्ट तो करना पड़ता है। अगर आपका भक्ति करने का टाइम है, अगर आपका, वही मैंने कहा ना, अगर आपका शरीर ही नहीं उठ रहा है, ताकत ही नहीं आ रही है, टू मच फास्टिंग, टू मच ओवर इंटेलिजेंस ऑफ फूड से भी रूट चक्र है, जो अन्नमय कोश है, जो आपका फिजिकल बॉडी है, वो आपके काम का कोश नहीं रहता है।
तो दैट इज़ व्हाट कृष्णा ऑल्सो सेड कि भाई दुर्योधन को कोई वो नहीं था, वो जो पुरुषार्थ कर रहा था, जो कर्म कर रहा था, ये न्यू कि इसका ये कॉन्सिक्वेंस है, मैं उसको सहने के लिए तैयार। तुम्हारे मन में द्वैत आ गया कि कर्म भूमि में खड़े होकर पूछ रहे हो ये काम करूं या ना करूं। सो वंस यू टेक अ स्टेप, सोच समझ के पहले, तभी हम सारे शीट्स की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल शीट का इस्तेमाल करें, लॉजिक का इस्तेमाल करें, दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस करके उसका इस्तेमाल करें, किस समय क्या निश्चय लिया है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाला है, फिर वो जो कॉन्सिक्वेंस है उसके फिर आप वो लीजिए, यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट, यस आई डिड इट एंड दिस हैपेंड। ये नहीं कहना उसने कहा था ये हो गया जी, तुमने बताया नहीं इसलिए ये हो गया, फिर दूसरों में ब्लेम गेम नहीं खेलना है। तो वो कैसे होगा? हेल्दी बॉडी होगी तो साउंड माइंड होगा ना। आप देखिए, आप अभी सुबह से लेके अगर आप दोपहर तक काम में व्यस्त हैं और खाना नहीं खाया, ग्लूकोज लेवल आपके ब्रेन का कम होना शुरू हो जाता है, आप फोकस नहीं कर पाते किसी काम पे, आपका मन करता है बार बार जाके लेट जाएं, लंबी गहरी सांसें भरते हैं आप, तो आपका अन्नमय कोश दैट मीन्स ठीक नहीं है, आप जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, अन्नमय कोश आपका बैलेंस नहीं है, रूट चक्र आपका बैलेंस नहीं है। आप कभी मैं ये काम कर लूँ, कभी मैं वो काम कर लूँ, एक काम शुरू करके दूसरा तीसरा चौथा कंप्लीट नहीं करते, फिर भी आपका रूट चक्र दैट मीन्स ठीक नहीं है, आपका अन्नमय कोश जो है वो बैलेंस नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर जो फूड जा रहा है वही सूक्ष्म रूप में आपके ब्रेन में भी जाएगा, आपके ब्रेन इज फिजिकल, माइंड में भी जाएगा, और आपकी जो जितनी 5 कोश हैं आपके, उन सब में जो फूड है, अच्छे से जो फूड खाया हुआ है, हेल्दी फूड खाया हुआ है, उसको खाने से प्राणमय कोश जो हमारा है, फिजिकल बॉडी जो है, रूट चक्र जो है वो बैलेंस रहता है, और उसके बैलेंस रहने से हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होगा। कैसे होगा अभाव? अगर आप बॉडी परफेक्ट है, श्रम करेंगे, फोकस माइंड से प्लान बनाएंगे, गोल बनाएंगे, एंड बिकॉज यू हैव अ फिट बॉडी, इम्यून सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है, छुट्टियां बार बार नहीं लेंगे, बीमार बार बार नहीं पड़ेंगे, मूड बार बार खराब नहीं होगा, एनर्जी लेवल फर्स्ट क्लास रहेगा आपका, तो अपने आप कर्मयोगी हो जाएंगे आप, है ना। तो अन्नमय कोश जो है उसको हमने सबसे ज़रूरी मानना है, क्योंकि अगर लंबी सीढ़ी जो है हमारी यहाँ से वहाँ तक पहुँचने वाली, अगर उसकी पहली ही पौड़ी का डंडा जो खराब हो गया तो दूसरी पे कैसे चढ़ेंगे? अगर बॉडी ठीक नहीं है तो उसके बाद जो अगला कोश हम बोलते हैं जी प्राणमय कोश। अब मुझे एक बात बताओ, कहते जी इतनी वीकनेस हो रही है, इतनी वीकनेस हो रही है जी, सांस नहीं पूरी तरह से लिया जाए। अगला जो कोश है वो प्राणमय कोश है, सांस लेने वाला है। मैंने कहा ना, सांसों के ऊपर प्राणा आता है बॉडी के अंदर। आप देखिए, हमारा जब मूड खराब होता है, हमारी सांस यहाँ से आती है, सांस उखड़ जाती है, थक जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, इमोशनली अपसेट हो, सांस पूरी नहीं आती। पेट भर के तो हम कहाँ से लेते हैं? हम गला भर के भी सांस नहीं लेते, फेफड़े भर के भी नहीं लेते। तो हमको जब हमारी फिजिकल बॉडी ठीक रहेगी, जब हमारा अन्नमय कोश ठीक रहेगा, हमारा रूट चक्र ठीक रहेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो प्राणमय कोश है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो 5 तरह की वायु वहाँ पर है, अपान वायु, व्यान वायु, उडान वायु, ये सारी की सारी जो वायु हैं वो प्राणा को, हमारे शरीर को जाकर पोषण करेंगी, हमारी कोशिकाओं को, हमारी नर्व्स को, हमारे प्लेक्सस को भोजन देंगी जाके। सो बैलेंस योर अन्नमय कोश। और जब हमारे जीवन में अभाव होना शुरू हो जाए, वैसे तो अभाव से एक और बात याद आ गई, वो अगले लेक्चर में आपको बताऊंगी। एक अभाव होता है, एक स्वभाव होता है, और एक प्रभु को प्राप्त करने के लिए महायोग होता है ना। उसकी बातें एक और लेक्चर में बताएंगे आपको। तो अन्नमय कोश अगर आपका प्रॉपर बना हुआ है, then this sheath will automatically nurture your prana kosh. So pranamaya kosh, just give me 1 minute, I will read all my messages, right? Let's see. Okay, hello Sushant. Hi, thank you Dinesh ji, thank you Madan Gupta ji. Madan ji, abhi okay. Gurmeet ji, hello everybody. Hi, it's nice to see you. Hello all, hello. आपका करियर कब अच्छा होगा दीपक जी? बहुत जल्द, गायत्री एंड ऑल, थैंक यू सो मच ऑल द गाइज। पंकज जी, थैंक यू, नमस्कार। हेलो, हाय, फाइन, थैंक यू सो मच,
Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Okay, okay. We are going good. I think everybody can hear me. And right. So, okay. चिराग, उपेंद्र जी, थैंक यू सो मच. तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है. और ओके ओके, ठीक है, मैं इसके बारे में बात करती हूँ. सो मैं आपको एक बात बता दूँ. जैसे हम बॉडीज़ की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमारा जो प्राणमय कोश है उसको हमने कैसे हेल्दी करना है. तो जैसे मैंने आपको कहा कि प्राण के जो आपके अंदर प्राणा नहीं है, जब व्यक्ति का अन्नमय कोश तो फिर इधर ही पड़ा रहता है ना. जब प्राणा ही निकल जाता है, आई मीन जो हवा के हम जो सांस के द्वारा अंदर प्राण की शक्ति अर्जित करते हैं, जब वो ही नहीं रहता बॉडी में, तो अन्नमय कोश किसी काम का नहीं रहता है. तो प्राणमय कोश को सॉलिड बनाने के लिए हमने क्या करना है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, सांस लेनी है, अच्छे से लेनी है. तो और लेनी कैसे है? माइंडफुल ब्रीदिंग करनी है. कहते हैं कि कम से कम जब आप बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, एक स्मॉल एक्सरसाइज कीजिए. 2 मिनट के लिए आप मेरे साथ मेरी बात सुनते सुनते अपनी आंखें बंद कर लीजिए, चाहे बिल्कुल, या आंखें थोड़ी सी नीचे कर लीजिए कि बाहर की कोई आपको तस्वीरें, मतलब जो भी आपके आसपास हो रहा है वो डिस्टर्ब नहीं करे. जस्ट बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ. 1 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और महसूस कीजिए कि जहाँ पे नाक की छेद है, यहाँ से नाक, जोर से नहीं लेना है, कोई जोर से नहीं लेना. जस्ट यू आर बिकमिंग अवेयर. आपका जो ब्रीदिंग का तरीका है, हम सिर्फ उसकी अवेयरनेस में आ रहे हैं कि मैं सांस कैसे लेता हूँ या मैं कैसे सांस लेती हूँ. So just close your eyes, gently breathe in for a minute and see नाक से सांस कैसे अंदर जा रहा है, गले से होता हुआ, फेफड़ों से होता हुआ, पेट तक आप पूरा सांस ले पा रहे हैं कि नहीं. नॉर्मल लेना है, तभी जज होगा कि मेरी प्राणमय कोश की जो एनर्जी आ रही है उसका राशन कितना अंदर आ रहा है, कि आके वहाँ पे आता तो है लेकिन राशन नहीं पहुँचता है ना. वहाँ से तो चल पड़ा लेकिन अंदर रिसीव नहीं हो रहा है. सो नाउ 1 2 3 स्टार्ट. जस्ट focus, close your eyes, gently become aware. कोई जोर नहीं लगाना है. ऐसे जैसे तितली के पंख होते हैं, स्पर्श इतना सा हो सांस का आपकी नाक के साथ. बहुत ही सहज भाव से सांस लीजिए. बिकम अवेयर. क्या सांस गले को छूता है अंदर से, छाती से गुजरता हुआ पेट तक पहुंचता है, या कहाँ तक रह जाता है? टेक अनदर डीप ब्रेथ. वेरी जेंटली लेना है. बिकम अवेयर. एंड जस्ट फील as you take the third breath, the last breath for today's exercise. नाक से सांस जा रहा है, गले से होता हुआ, छाती से होता हुआ पेट तक जा रहा है. तो पेट क्या बाहर को फूलता है? पेट भर के सांस लेना है. ओके. आपने जो भी ऑब्जर्व किया है अपनी अपनी नोटबुक में आप नोट करके रख लें इसको. क्यों ज़रूरी है ये सब करना? क्योंकि अगर आपको सांस पूरी तरह नहीं आता है, दैट मीन्स आइदर यू आर वेरी टायर्ड और यू आर फीलिंग वेरी वीक, या आपने लंच अभी खाया नहीं है, बोल रहे होंगे मैडम चले जाएगी तब खाते हैं, या आपने रेस्ट नहीं किया है प्रॉपर, या आप बहुत जल्दी जल्दी में रहते हैं, या फिर आप थोड़े से उदास हैं, इमोशनली अपसेट हैं, मेंटली अपसेट हैं, दिमाग में कोई बात चली हुई है, तो सांस पूरी तरह से नहीं आता है. तो आप आइडेंटिफाई करें, अगर इस मोमेंट पे आपको सांस पेट भरकर नहीं आ रहा है, घुटन हो रही है, रुक रहा था, सहज फ्लो नहीं हो रहा था, तो इस समय पे आपके माइंड में चल क्या रहा था, मन में क्या चल रहा था, ब्रेन में क्या थॉट्स थे, मूड कैसा था, इमोशंस कैसे थे, खाना खाया था कि नहीं खाया था, फुल्ली रेस्टेड थे कि नहीं रेस्टेड थे,
वीकनेस फील हो रही थी, किसी सिकनेस से तो नहीं उठे थे, किसी से लड़ाई करके तो नहीं हटे थे, लड़ाई करने का प्लान तो नहीं बना रहे थे, मन में कुछ बोला हुआ किसी का गूंज तो नहीं रहा था। तो हमारे जो बाहर से हमारी जो सेंसेस जो सारी चीज़ें ग्रहण करती हैं हमारे अन्नमय कोश के द्वारा, हमारी 5 सेंसेस के द्वारा जो हम इनपुट कर रहे हैं, हमने बोला था ना क्या खा रहे हैं अपने कानों के द्वारा, आप क्या खाते हैं, ब्रेन को क्या खिलाते हैं, क्या विचार खिलाते हैं, मुंह को क्या आहार खिलाते हैं, तो वो हम आंखों को क्या सीन दिखाते हैं। तो जो हम भोग रहे हैं अपने 5 सेंसेस के द्वारा, अगर आपने देखा, आप ऑब्जर्व करें कि जो आपने खाया, जो आपने विचार किया, इट इज़ अफेक्टिंग योर ब्रीदिंग। आज से आप अवेयरनेस के साथ अपने इस प्राणमय कोश का ख्याल रखिए कि आपने देखना है, जैसे ही मैं वर्कड अप होता हूँ, जैसे मैं उदास होता हूँ, या मैं इमोशनली अपसेट हो जाता हूँ, या मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मन क्लियर नहीं है, ठीक है, लॉन्ग डीप ब्रेथ, और उस समय महसूस कीजिए कि जैसे पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो आपके शरीर के अंदर भर रही है, किसी कलर के रूप में भर सकती है, प्रभु के आशीर्वाद के रूप में भर सकती है, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह भर सकती है, एक पूरे नीले स्वच्छ आकाश की स्वच्छता की तरह अंदर भर सकती है। और जो सांस बाहर जा रही है, महसूस कीजिए कि उसके साथ आपकी ज़िंदगी की जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी उदासी है, जितनी रुकावटें हैं, वो बाहर जा रही है। गहरी लंबी सांस लेकर महसूस कीजिए कि अंदर पूरी की पूरी शक्ति जा रही है, और डंप करके बाहर जा रही है। जो सांस अपने साथ लेकर जा रही है, सारा कुछ वो एनर्जी में जो रुकावट बन के बैठा हुआ था। जस्ट ट्राई टू डू इट 2-3 टाइम्स इन अ डे। 2-3 टाइम नहीं हो रहा तो दिन में एक बार मॉर्निंग या इवनिंग कर लीजिए। वो भी नहीं होता तो एक बार तो कर लो, वो भी नहीं होता तो जब जहाँ बैठे हैं, जब याद आए तब तो एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। जैसे ही मूड अपसेट होता है, जैसे ही उदासी आती है, जैसे ही वीकनेस लगती है, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। उस टाइम पे आप फुल्ली अच्छे से ब्रीद नहीं कर रहे, उथली उथली उस समय आप सांस ले रहे होंगे। उस समय पे आपको इमीडिएटली अपनी जो सांस है वो गहरी कर देनी है, रीढ़ की हड्डी आपने सीधी कर लेनी है ताकि सांस को जाने में कोई तकलीफ नहीं हो। ये 2 चीज़ें करते ही आपके मन में परिवर्तन आएगा, आपकी थॉट में, आपकी इमोशन में परिवर्तन आ जाएगा। और कहते हैं कि मुंह को हमेशा जो है इसको 10:10 पे रखना चाहिए, तो अपने आप ही जो प्राणमय कोश है वो खुशी से लंबी गहरी सांस आप लेने में काबिल होते हैं। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सांसों के बदलने से अपनी थॉट्स में, अपनी इमोशन में क्या फ़र्क महसूस हुआ। एंड ऑल्सो ब्रिंग टू योर नोटिस कि जब भी मैं अपसेट होती हूँ, वीकनेस फील हो रही है, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है, कोई काम मैं ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या मेरी डाइट, क्या मेरा स्लीपिंग पैटर्न वो ठीक है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज है, या लेट टू बेड एंड लेट टू गेट अप है, या मैं भोजन कभी खा लिया, कभी नहीं खाया, कभी चल छठ पर या लंच मिस हो गया तो 4 समोसे ही खा लेते हैं, फिर डिनर टाइम भी 12 बजे होता है। जबकि नेचुरोपैथी के अनुसार हमारे जो अन्नमय कोश में जो हमारी बायो क्लॉक है वो कहती है कि 6:30 और 7 बजे के बीच में भोजन कर लेना चाहिए, उसके बाद पानी नहीं डालना चाहिए। भट्टी भोजन को पकाने वाली चालू हो जाती है। हम क्या करते हैं, 7 बजे के बाद कॉकटेल शुरू होती है और हम क्या करते हैं, भट्टी जल रही है भोजन पचाने के लिए, हम उस पर पानी डालते हैं, अपच हो जाता है। तो प्राणमय कोश को ठीक रहिए ताकि आप गहरी लंबी सांसें लें। प्राणमय कोश ठीक नहीं है, उसकी अगली निशानी होती है सांस ठीक से नहीं आता है, सांस रुक रुक के आता है, दमे की बीमारी हो जाती है, सांस बहुत तेज हाइपर वेंटिलेशन कईयों को हो जाती है, कईयों को बिल्कुल फिर उनकी पल्स ही टक स्पोर्ट्स पीपल है तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी को टैकीकार्डिया, किसी को ब्रैडीकार्डिया, किसी को बहुत तेज सांस, किसी को कम सांस, किसी को कछुआ जो है वो 4 बार सांस लेता है सिर्फ 1 मिनट में, और हम कितनी सांस लेते हैं कभी सोचा है? 18 बार तो ले ही लेते हैं, है ना। तो इससे कम या ज़्यादा है तो देखिए आइदर यू वेरी वर्कड अप और यू वेरी फीलिंग वेरी वीक। तो अपनी सांसों को बराबर लेना है, पीठ की हड्डी बिल्कुल सीधी करने की, अपना पोस्चर ठीक रखिए ताकि आप अपनी सांस को अच्छे से भर सकें। ऐसे करके बैठेंगे तो सांस पूरा नहीं आएगा, लेट के किताबें पढ़ेंगे, लेट के खाना खाएगा, तब भी सांस को जगह नहीं मिलेगी अंदर जाने की। तो अपने प्राणमय कोश को आपने बिल्कुल अच्छे से संजो के रखना है। प्राणमय कोश को
बैलेंस करने के लिए प्राणों का आयाम किया जाता है, प्राणायाम किया जाता है, उनको आयाम किया जाता है, उनको इन्विटेशन दिया जाता है, कम बी विद मी, बी माई गेस्ट। एंड अतिथि देवो भव, अतिथि देवता समान होते हैं, देते हैं, खुशियाँ दे के जाते हैं। तो प्राण जो हमारे अंदर आता है हमें खुशियाँ दे के जाएगा। अगर हम उसको एंट्री के लिए उसकी चेयर तो लगाएं, उसको ऐसे करके बैठ जाएंगे, उसको वेलकम नहीं करेंगे, यहीं तक रोक लेंगे, इमोशन से गला रुंधा हुआ है, सांस नीचे नहीं जा रही है, तो सांस देवता आएंगे कैसे? अपने साथ वो प्राणों को भी लेके आते हैं ना। तो प्राणमय कोश को स्वस्थ करने के लिए पहले आपका अन्नमय कोश स्वस्थ होना चाहिए। और अगर आपका प्राणमय कोश ठीक नहीं है तो क्या होगा? दैट मीन्स यू कैन राइट इन कमेंट्स, वी कैन शेयर, हम अपनी अपनी नॉलेज सारे के सारे लोग शेयर कर सकते हैं। ओके ओके ओके, जस्ट 1 मिनट प्लीज, मेरे को ये भी देखना पड़ता है। ओके ओके, हाय मैम, आई वांट टू जॉइन माय कैरियर ग्राफिक्स। ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी नाइस, हेलो, या थैंक्स थैंक्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, आई लाइक इट। एंड मुकेश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन जो भी इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आई रियली थैंक देम वेरी मच। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। एंड आगे चलते, हाँ, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नमस्ते, बुआ जी को भी मेरा प्रणाम कहिए, थैंक यू संजीव जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो गाइज, मैं प्राणमय कोश की बात कर रही थी कि प्राणमय कोश को भी हेल्दी रखना है। अगर आपका प्राणा ठीक है बॉडी के अंदर, अगर हमने प्राणों का आयाम प्राणायाम के द्वारा कर लिया, तो अगला बॉडी हमारा कौन सा है? मैंने अपने लिए नोट्स बनाए थे, आई जस्ट डिडंट वांट टू मिस आउट ऑन एनी पार्ट टुडे, सो 1 मिनट। उसके बाद हमारा आ जाता है मनोमय कोश, जो हमारा मन है, हमारा जो इमोशन है। अब मुझे बताओ, बॉडी आपकी थकी हुई है, वीकनेस में है, बीमारी में है, सांस आप पूरी ले नहीं रहे हैं, प्राण अंदर आ नहीं पा रहा है, तो इमोशंस का क्या होगा? इमोशनली आप क्या होंगे? वर्कड अप हो जाएंगे, है ना? तो इमोशंस भी वर्कड अप हो जाएंगी। जब इमोशनली आप अपसेट हो जाएंगे तो इमोशंस का जो हमारा जो इमोशंस का शरीर है, अगर हमारा जो मनमय कोश है, जो मनोमय कोश है, जो मन है हमारा, इट इज नॉट ब्रेन, ब्रेन को मन जो है वो आदेश देता है, ब्रेन आज्ञा का पालन करता है ना? तो मनोमय कोश अगर ठीक नहीं है, आपका मन नहीं लगता किसी काम में, आपकी फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, आप ज़्यादा देर तक क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, ब्रेन फॉगिंग हो जाता है आपका, दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अन्नमय कोश टू द प्राणमय कोश, देन ओनली योर द अदर कोश, इमोशनल कोशा इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड। बहुत जल्दी बौखला जाते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं, वीपी रहते हैं। किसी की कुछ बात हो गई, आपका मन इतना दुख गया, थोड़ा तो दुखता, ह्यूमन बीइंग है हमारा, लेकिन इतना दुखना नहीं चाहिए कि हम अपना काम ही भूल जाएं, है ना? तो वो नहीं होना चाहिए। तो इमोशनली अपसेट हो जाना बहुत जल्दी, इमोशनली बैलेंस नहीं रह पाना, तो यूजली तो हम ज्योतिष में कहते हैं जी आपका चंद्रमा मन होता है, तो सबकॉन्शियस थॉट्स जितनी भी आती है वो हमारी इमोशंस को अपसेट कर सकती हैं या फोकस कर सकती हैं। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो मेरा मनोमय कोश है, क्या वो बैलेंस है? एम आई इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन? एंड डू यू नो वन थिंग, IQ जो होता है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट जो होता है, एक सोशल क्वोशेंट होता है कि हमारे रिश्तों का कैसा क्वोशेंट है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा EQ, हमारा इमोशनल क्वोशेंट, कि हम जो भी परिस्थिति होती है तो हमारा जो मनस्थिति है वो विचलित नहीं हो, हमारा जो रिस्पॉन्स है वो इमोशंस के बस में नहीं हो जाए, इमोशंस हमारे बस में हो। कि किसी ने बोला बहुत सुंदर दिख रहे हो, आप खुशी से साथ में आसमान में, किसी ने आपकी तारीफ नहीं की तो आप साथ में से 0 ऑक्टेव में आ जाते हो। तो हमने क्या करना है? इमोशंस को हमने बैलेंस करना है। उसके लिए वेदों में भी लिखा है, उपनिषद में भी लिखा है, सारे जितने भी हमारे गुरु हुए हैं, जितने भी ज्ञान के पुंज हुए हैं, उन सब ने ही बताया है। उससे आगे वाला जो कोश है विज्ञानमय कोश, जो विज्ञान
मनोमय कोश को यूज करता है, इंटेलेक्ट को यूज करता है, बुद्धि को यूज करता है एज अ वाहन, एज अ ऑर्गन, एज अ व्हीकल टू एनालाइज थिंग्स, है ना। जैसे हमने कहा था कौन हूं मैं, क्या मैं मेरा शरीर हूँ, क्या मैं मेरी डिग्रीज हूँ, क्या मैं मेरे लेबल्स हूँ, क्या मैं मेरे रिश्ते हूँ। तो हम जब विश्लेषण करना शुरू करते हैं, प्लस हम जब दूसरे व्यक्ति को देखते हैं कि जो ये कह रहा है ये ड्यूटी के बस कह रहा है, या इस समय से क्रोध है इसलिए कह रहा है, ये पर्सनल नहीं है किस लिए कह रहा है, तो हमारे जो माइंड में फिल्टर लगा होता है, हमारी जो धारणाएं बनी होती हैं लोगों के बारे में, जो बचपन से ही बननी शुरू हो जाती हैं, हम उसी फिल्टर से पूरी दुनिया को देखते हैं और हम सोचते हैं कि सबको ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा मन विचलित हो जाएगा, इमोशनली मैं अपसेट हो जाऊंगी, तो मेरा मनोमय कोश बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। उसको साधने के लिए आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। जैसे आप प्राणों को बैलेंस वे में लेना शुरू करेंगे, हम लेफ्ट से सांस लेते हैं तो और फिर राइट से निकाल देते हैं, फिर हल्का सा राइट से लेके लेफ्ट से निकाल देते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा राइट नॉस्ट्रिल है इट कंट्रोल्स आवर लेफ्ट ब्रेन, दैट इज द लॉजिकल ब्रेन। जो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल है दैट कंट्रोल्स योर राइट ब्रेन, दैट इज योर इमोशनल ब्रेन। तो इमोशंस एंड इंटेलेक्ट जब बैलेंस में आ जाते हैं, क्योंकि हम बारी बारी से दोनों को सांस भरने के लिए तैयार कर रहे हैं, देन यू आर बैलेंसिंग, देन योर मिड ब्रेन गेट्स एक्टिवेटेड, बुद्धा नेचर हो जाती है, ना दुख में दुखी ना सुख में सुखी। तब आप दृष्टा भाव से देखना शुरू हो जाते हैं, इमोशनली अपसेट नहीं हो जाते हैं, स्टोरीज नहीं सुनाते हैं, फैक्ट सुनाते हैं। फैक्ट क्या है, जैसे आई विल शेयर अ स्टोरी विद यू, वन माय ओन, जस्ट सपोज कोई कहता है कि मोटी हो गई है, हाँ तो भाई ठीक है मोटी हो गई हो, उठ के एक्सरसाइज करो ना, फिर रोगे तो ना, एंड डोंट एक्सपेक्ट कि अदर्स टू से नहीं नहीं बड़े अच्छे दिखते हो। फैक्ट को फैक्ट की तरह लो के स्टोरियाँ मत सुनाओ, है ना। तो वो हमको इमोशनली अपसेट होना है, तो उससे तो बेहतर है कि प्राणायाम कर लिया जाए और हमारे विज्ञानमय कोश की, हमारे इंटेलेक्ट की, हमारे लॉजिक की, हमारी बुद्धि की इस्तेमाल की जाए कि भाई इन्होंने जो बोला है उसको मैंने फिल्टर लगा के सुना है। जैसे किसी ने बोला कि मुझे पानी का गिलास ला दो प्लीज़, जैसे मैंने कहा ना इन्फ्रेंशियल सुनते हो या डायरेक्ट सुनते हो, तो उसने बोला अच्छा, उसने सोचा अच्छा मुझे नौकर समझते हैं इसलिए मुझसे पानी मांगा, ऐसा भी हो सकता है। आप इमोशनली अपसेट हो जाओ, इस घर में तो मेरी कोई परवाह नहीं करता, जो देखो मुझे ही कहता है पानी ला दे। बाद में पता चलता है कि उनके घुटनों में गठिया था, वो उठ नहीं सकते हैं, इसलिए आपको बोल रहे हैं। तो आपको तो क्या करना चाहिए, हम्बली ये रोल एक्सेप्ट करना चाहिए कि प्रभु ने मुझे इस काम के लिए चुना। जैसे हमने कल भी कहानी सुनाई थी, जो तीसरा वाला व्यक्ति है जो वो बोल रहा था हम रोड बना रहे हैं कि ये इस विलेज से उस विलेज तक जो आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, उन सबको सुविधा हो। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द गॉड कि उसने मुझे इस काम के लिए चुना एज अ चैनल। तो अगर आपसे कोई पानी मांग रहा है, अगर आपसे कोई एक्स्ट्रा हेल्प मांग रहा है, तो उसमें इमोशनली अपसेट होने की बात नहीं है। आपने उसका विश्लेषण करना है विज्ञानमय कोश के साथ, इंटेलेक्ट के साथ, ये मुझसे जो पानी मांग रहा है उसका कारण क्या हो सकता है। रिफ्लेक्ट करें, थांबा, थोड़ा रुकें, सोचें, फिर जवाब दें। टेनिस नहीं खेलना है, नहीं तो आप इमोशनली बहुत अपसेट हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि ट्राइसिटी को मैंने बोला अपना रिमोट वापस लीजिए, हमारी इमोशंस का कंट्रोल हमारे आसपास की दुनिया पे है, इंटरनल कंट्रोल नहीं है, एक्सटर्नल सारा हमारा जो लोकस है कंट्रोल का वो सारा दूसरों के हाथ में है। हमारे इमोशंस हमारे बस में ही नहीं है, दैट मीन्स हमारा जो इमोशनल कोशेंट है वो बहुत हिला हुआ है। जो हमारा मनोमय कोश है वो विचलित है, वो कोश प्रॉपर नहीं है, उस पे काम करना है। हमारा जो हार्ट चक्र है उस पे काम करना है। एंड देन इज योर इंटेलेक्ट चक्र, जो अगर हम बात करें, आई हैव टाइम टुडे, लेट मी सी हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, another 10 minutes I'll be done. बाकी जो है आनंदमय कोश उसको हम डिटेल में कल करेंगे, एंड विज्ञानमय एंड आनंदमय कोश हम कल करेंगे। आज मुझे लगता है हम अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश का छोटा सा एक राउंड अप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या बात की। दैट फिजिकली यू शुड बी फिट, मूलाधार शुड बी बैलेंस्ड, एब्सोल्युटली मूलाधार एंड आपके नीचे के स्वाधिष्ठान, मैं कौन हूँ, माई आइडेंटिटी एंड ऑल दैट। एंड देन इज योर
अगर आपका अन्नमय कोश बिल्कुल ठीक है तो उसके बाद आपका जो प्राणमय कोश है वो ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप सांस अच्छे से लेंगे, खुल के लेंगे। विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं कि मैं प्राण को अंदर, मेरे अंदर प्राण जा रहा है और मेरे रोम रोम में लाइट और पावर दे रहा है, शांति दे रहा है। आप विजुअलाइज कर सकते हैं। जिस चीज़ की आपको भावना है कि मेरे जीवन में आए, हर सांस के साथ महसूस कीजिए कि वो आपके जीवन में भर रही है। एंड बी इन ग्रैटिट्यूड, है ना। तो और फिर है हमारा मनोमय कोश। उसको बैलेंस करने की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है फॉरगिवनेस, माफ़ करने की। हम जब माफ़ नहीं कर पाते ना तो हम इमोशनली अपसेट हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है हमने, आप एक छोटी सी कॉपी लगाइए, डायरी लीजिए, उसमें आप A to Z सारे व्यक्तियों की वो लिस्ट बनाइए जिसने आपका मन दुखाया है, जिसको आप कभी माफ़ नहीं कर सकते हो। एक तो लिस्ट वो बनाएंगे और एक लिस्ट हमने ये बनानी है कि जिनसे आपने माफ़ी मांगनी है। आई शुड सीक फॉरगिवनेस। 2 लिस्टें बनेंगी। एक लिस्ट तो वो बनेगी, इनको मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती, इन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती करी, इन्होंने बहुत मन दुखाया मुझे, मेरे से इन्होंने बात ठीक से नहीं करी, तमीज़ नहीं की, मेरे माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं की, मेरा ये नहीं किया, उस समय मेरा ये नहीं किया था। और इवन हमारे जो पेट्स होते हैं, हम उनके साथ गुस्सा हो जाते हैं। मैं यहाँ पे लेक्चर ले रही हूँ, ये भौंकती जा रही है, इसको पता नहीं है, मालिक को पता नहीं है बेल क्यों कर दिया, मैं अभी लेक्चर ले ली हूँ, बाकी सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, इनको पता नहीं है। जिनके साथ भी आपको क्रोध है कि मैं इनको कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ, या मेरे को इन्होंने क्यों नहीं बताया मेरा इंटरव्यू निकल गया, या मेरा रिश्ता क्यों नहीं कराया, या मेरा रिश्ता गलत जगह क्यों करा दिया, या मैं इनको कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ, मेरा बर्थडे भूल गए, मैं इन्हों कभी माफ़ नहीं कर सकता, इन्हों पता नहीं सीखा मेरी ऑफिस की मीटिंग है, इन्हें मैंने सुते हुए नहीं उठाया नहीं है। सो ऑल दीज पीपल, राइट, जितना आपको याद है वो लिस्ट बना लो। एक वो जिनको आप माफ़ नहीं कर सकते, और एक वो लिस्ट बना लो कि जिनको आपको लगता है कि आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको अपने आप को पता होता है कि आई नो कि मुझे इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उस समय हीट ऑफ द मोमेंट में मैंने इतने गंदे कड़े शब्द कह दिए जो मेरा इंटेंट नहीं था, लेकिन मन काबू में नहीं है। मैंने कहा ना, लगाम काबू में नहीं, कृष्ण नहीं थे ना, तब तो साथ में कृष्ण हमारे सारथी हैं, बुद्धि हमारी, हमारा ज्ञान है, तो वो हम बिठाएंगे उनको कल अपने साथ। तो आपने ये 2 लिस्टें बनानी है। मैंने किनसे माफ़ी मांगनी है, मैं किसी को माफ़ नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती हूँ, मैं अगले जन्म तक नहीं कर सकती हूँ। वो सारी लिस्ट बना लेनी है आपने। फिर हम आपको ये बताते हैं कि एक एक करके उनको अपने ख्याल में लाइए, उस इंसिडेंट को अपने ख्याल में लाइए कि उसमें क्या कारण है कि आप उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे। उन्होंने आपको छोटा फील कराया, आपका मन टूट गया, आपने उनके चित्र अपने आंखों में कोई और बनाए हुए थे, यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग फ्रॉम देम। क्यों नहीं आप माफ़ कर सकते उनको? क्या हो गया था उस क्षण में कि वो आप उसे माफ़ नहीं कर पाए? चाहे जो भी रीज़न रहा हो, आपने पोलाइटली बोलना है, आई फॉरगिव यू एंड आई रिलीज यू, आई लेट यू गो। यू नो व्हाट, जब हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं तो मेरा वो जो हिस्सा जो माफ़ नहीं कर पाता वो भी गिरवी हो जाता है वहाँ पे। तो मतलब मैं अपने आप में पूरी नहीं हो पाती हूँ, मेरी वो शक्ति मेरे पास होती ही नहीं है, क्योंकि वो मैंने अपनी शक्ति वहाँ पे लगाई हुई है। जैसे जो फौज होती है, जो टीम होती है, अगर मैं 6 मेंबर 10 में से वहाँ लगा दूँ कि ये गेट बंद रखो, इन लोगों को अंदर नहीं आने देना, तो मेरी सेवा में तो 4 ही रहेंगे ना। तो अपने सेवकों को अपने पास लाने के लिए, अपनी सेना को अपने पास बुलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को अपनी तरह से जीने के लिए मुझे मेरी फौज पूरी वापस चाहिए, मेरे रिसोर्स, मेरा जो खजाना है मुझे पूरा वापस चाहिए। मैंने कहा ना, कोश है, ये 5 कोश हैं। मेरा खजाना खाली क्यों हो? मैंने क्यों बांटा दूसरों को? मैंने वहाँ फौज लगा दी, अपना सारा कोश वहाँ लगाया हुआ है, रिसोर्स सारा लगाया हुआ है, मैंने माफ़ नहीं करी। सारी इमोशन तो मैंने वहाँ गिरवी रखी हुई है ना। तो मैंने वहाँ से उसको लौटाना है। उसका सबसे बढ़िया ये तरीका है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। एक एक बंदे को अपनी नज़र में ला के, अपने पेट को, एनिमल को, कोई इंसिडेंट बाहर हुआ है, बाजार में हुआ है, कहीं पर भी हुआ है, माइंड में ला के एक एक करके उनको सबको बोलना है, आई फॉरगिव यू, आई रिलीज यू, आई लेट यू गो इन पीस। आप क्या कर रहे हैं? जैसे जैसे आप उन्हें मुक्त हो रहे हैं, आप भी अपना वो हिस्सा मुक्त करा रहे हैं। आपके वो हिस्से आपके पास वापस आ रहे हैं, आपको चैन आ रहा है, आपको ठंड पड़ रही है, आप इमोशनली बैलेंस्ड हो रहे हैं। और जो जिनसे आपने माफ़ी मांगनी है उसके लिए भी विजुलाइज करिए, इमेजिन कीजिए वो पूरा का पूरा सीन। और ये सारी इमेजिनेशन करने के लिए टाइम निकाल लीजिए दिन में, या कभी भी 2 मिनट मिले आपको तो लिस्ट में टिक मार्क कर लीजिए, इनसे माफ़ी हो गई है, इनसे हो गई है, इनसे हो गई है। लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी गलतफहमी है कि मुझे याद रहेगा। हमें याद नहीं रहता है,
हमें लिख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हमें याद रहेगा। सो ऑलवेज हैव अ नोटबुक, छोटी सी डायरी अपने बेड साइड में रख सकते हैं, स्टडी में रख सकते हैं, इवन डाइनिंग रूम में रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं। आजकल तो ये फ़ोन में भी बच्चे वो बोल देते हैं कि इसमें नोट बना लिया करो, बट आई एम अ लॉन्ग हैंड पर्सन, तो मेरी हर जगह पे आई हैव लॉट्स ऑफ डायरीज ऑल अराउंड मी, all of them. I have nice and proper, and I really decorate them very well. I really decorate them very. I have lots of them. बहुत सारी छोटी बड़ी डायरियाँ मेरे पास रहती हैं। सो डायरी में लिखिए कि इसको माफ़ करना है और टिक मार्क कर दीजिए, इनको मैंने कर दिया। आप ये क्यों कर रहे हैं एक्सरसाइज? अपना इमोशनल क्वोशंट ठीक करने के लिए। जो हम भावावेश में बह जाते हैं, भावनाओं के दरिया में बह जाते हैं, ये ऐसा दरिया है जो आपको डुबो भी सकता है। और अगर आप इसको बैलेंस कर लें तो इस दरिया के ऊपर से आप अपनी कश्ती गुजार के ले जा सकते हैं, इस किनारे से उस किनारे तक। तो कश्ती के लिए भावनाओं के बहाव को आपको काबू में करना होगा। काबू में करने का एक तरीका है कि गुस्सा क्यों आता है, मैं इन्हें कभी नहीं माफ़ कर सकती, तब गुस्सा आता है। ओहो, मुझे तो उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, तब गुस्सा आता है। जब आपको लगता है मैं कंट्रोल में नहीं हूँ, तो गुस्सा आता है। जब क्रोध आता है, क्रोध क्या कब आता है? जब आप बेबस हेल्पलेस फील करते हो, या आपको लगता है कि इसको हरी दुनिया क्यों नहीं दिखती है। भाई उसने नीला चश्मा लगाया, तुमने हरा लगाया, तुम दोनों का परसेप्शन, दुनिया को देखने का तरीका अलग अलग है। आप डिफरेंट हैं, बैड नहीं है। आपको एक दूसरे का दृष्टिकोण जब समझ आने लग जाएगा, जब आप एक्सेप्टेंस में हो जाएंगे, जब आप नॉन जजमेंटल हो जाएंगे, तो आप इमोशंस के भाव में नहीं बहेंगे, फिर इसको कंट्रोल करेंगे। तो आज मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। यहीं से हम कल इसी इमोशनल क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप अपनी एक्सरसाइज बुक तैयार रखिए। तो आज मैं आपसे यहीं पर इजाज़त लेती हूँ। आई डोंट वांट टू गो, बट समय है ना, उसका हमको सम्मान करना है। आई सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। तो हमने 5 महाकोश जो हमारे थे उनमें से 2.5 तो कर लिए, 2.25 तो कर ही लिए हैं। अन्नमय कोश कर लिया, प्राणमय कोश कर लिया, मनोमय कोश कर लिया, और कल हम करेंगे विज्ञानमय कोश एंड हमारा आनंदमय कोश। सी यू टुमारो। बाय। नमस्कार। थैंक यू सो मच।